कॉलेज से बाहर निकले तो क्या पैसे कमा पा रहे थे अपने डीजेइंग से? स्टार्टिंग में तुम्हें उतने पैसे नहीं मिलेंगे और वो प्रमोशन वाला जो काम होता है वो थोड़ा हेक्टिक होता है। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स अगर तुम्हारा वो पीआर है तो यू कैन मेक अ बॉम्ब ऑल्सो। एक डीजे के लिए म्यूजिक प्रोडक्शन को सीखना वो कितना इम्पोर्टेंट है उस पर, लाइक, और वो क्यों है? वो 100% इम्पॉर्टेंट है अगर आपको लेवल अप करना है। किसी को डीजिंग स्टार्ट करनी है तो उसको दिमाग में रखना चाहिए कि भाई मैं तो सिर्फ टेक्नो 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 बजाऊंगा, या फिर उसको हर एक मल्टीपल जॉनरा, फॉर एग्जांपल लोग बहुत बोलते हैं कि बॉलीवुड बजाओ या पंजाबी बजाओ, तो उसके उस चीज़ के ऊपर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक डीजे ही नहीं, वो एक एंटरटेनर, कंटेंट क्रिएटर और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है, और साथ ही साथ वो हमारे बेसिला क्लासेस के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। और उन्होंने अपनी म्यूजिक को सिर्फ और सिर्फ अपनी सिटी दिल्ली तक ही नहीं, ओवरऑल इंडिया और इनफैक्ट इंटरनेशनल भी ट्रैवल कराया हुआ है। तो गाइज, इन गेस्ट का नाम है डीजे मैक्स, और आज ही हमें ये बताने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल डीजे बनने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और म्यूजिक प्रोडक्शन और कंटेंट क्रिएशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे एक डीजे के लिए। स्टार्ट कैसे करी डीजेइंग? स्टार्ट मतलब ये बहुत ही वो था, कुछ मतलब कभी सोचा नहीं था ऐसे कि प्रॉपर ऐसे डीजेइंग करनी है। मतलब वो था, पहले मैं डांसर था तो मैं डांसर कब? 2000? ये था, मतलब मैं बचपन से थोड़ा बहुत डांस करना स्टार्ट करा था। उसके बाद 2016 में DU के एडमिशन्स के लिए मैंने ECA के लिए रेडी करा। ECA इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। उसके लिए अगर आपको DU में एडमिशन चाहिए होता है तो वैसे तो 95% कट ऑफ होती है, उतनी पढ़ाई नहीं करी थी। 80% थे मेरे, 15% ऐड हो गए ECA से, तो वहाँ से एडमिशन हुआ। डांस करना वहाँ पर थोड़ा बहुत करता था, बट उसके बाद एडमिशन हुआ जब DU में, तो डांस सोसाइटी में हम लोग फुल फ्लेजेड, मतलब रोज़ 5-5, 6-6, 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते थे। तो वहीं से डांस स्टार्ट हुआ, और उसके बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आई बिकेम द प्रेसिडेंट। और फ़र्क ये होता था कि फर्स्ट ईयर में और मेरे सेकेंड थर्ड ईयर में हम लोग हर कंपटीशन में जाते थे फर्स्ट ईयर में, और हम लोग सेलेक्ट नहीं होते थे, ज़्यादा जीतते वीतते कुछ नहीं था। तो हमेशा से एक वो परफॉर्म करने का एक वो था कि स्टेज पे जाना है और परफॉर्म करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, और जब वो जनता प्यार देती है, तो जब दिखाते हैं लोग चीयर करते हैं, तो हमारे तो बहुत मज़ा आता है। तो बस उसके वो वाली फीलिंग थी जो फर्स्ट ईयर में बहुत लैक करती थी। तो सेकंड थर्ड ईयर में थोड़ी मेहनत और करी, और मतलब फिर हम लोग ऐसे लेवल पर गए कि मतलब वी वर वन ऑफ द बेस्ट इन द कॉलेज सर्किट। तो काफ़ी, तो उस चीज़ ने, ये ग्रुप था? हाँ, ये हमारी डांस सोसाइटी थी शहीद भगत सिंह कॉलेज की, DU की। तो ये एक डांस क्रू था, तो हम लोग लिटरली 12-12 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करते थे, रोज़ प्रैक्टिस होती थी। और एक सीजन में 40 से 50 कॉम्पिटिशन्स होते थे। देयर वर लॉट ऑफ स्टेजेस जहाँ पर हम जाके परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक वो होता था कि भाई जा रहे हैं तो जीतना है। तो हाँ, कि मतलब लोग तुम्हें जाने, लोग मतलब जब तुम स्टेज पे खड़े होते तो लोग चिल्ला रहे हैं मैक्स मैक्स गो मैक्स, ये सब। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। तो डीजेइंग से एक ऐसे रिलेट हुआ। डीजेइंग कभी बचपन में ऐसे एक छोटा सा कभी ऐसा कुछ सोचा था कि डीजे बन सकता है, मतलब बहुत कूल लगता है। जैसे बचपन में कि क्रिकेटर बनना है और वो सब बनना है, तो ऐसे कभी टीवी में कुछ वीडियोस वगैरह में देखा कि भाई डीजिंग बहुत कूल होती है, वो होता है। तो वो एक छोटा सा एक आइडिया था जो दिमाग में था। तो जब मैं कॉलेज थर्ड ईयर में था, तब मैं डिसाइड करना था क्या करना है आगे, डांस करना है। मैं तो सोच रहा था MBA करना है बट वहाँ तक तो नहीं जा सकते थे। तो मैं अपने डांस सोसाइटी के जो हमारा जिस पे हम डांस करते थे उसका मेडले बनाता था एडिट करके। मेडले बेसिकली जो अगर 8 मिनट का परफॉर्मेंस है तो 1-1 मिनट के गाने और उसको बीच में एडिट करना और वो सब। तो वो बेसिक वो वेव पैड एडिटर पहले होता था, वो डाउनलोड करके मतलब उस पर वो सब बनाना था। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर FL स्टूडियो पे चला, फिर FL स्टूडियो पे करने लगा। तो मतलब किसी ने, मतलब मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि भाई तू इसी में कुछ आए, अगर म्यूजिक का ये चीज़ काफ़ी कर सकता है। और ये तब हो रही थी जब आप कॉलेज में? हाँ, मैं तो कॉलेज थर्ड ईयर में था। और एक वो था, एक छोटा सा वो कि बचपन का कीड़ा कि डीजिंग बहुत कूल है, मतलब वो बहुत बढ़िया बंदा है जो मतलब वहाँ पे खड़ा परफॉर्म कर रहा है बस ऐसे ऐसे। तो वहाँ से जब हमने कॉलेज में इतनी ज़्यादा मेहनत करके ये चीज़ कर ली ना, तो दिमाग में ये बैठ गया कि मतलब अगर तुम मेहनत करोगे ना तो हो सकता है। तो मतलब वहाँ से फिर वो मिल गया कि ठीक है करके देखते हैं। समझ। तो वो वाला था। फिर वैसे मैं डीजेइंग में आया, मतलब मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी स्टीव एओकी की नेटफ्लिक्स पे। हर कोई उससे इंस्पायर हुआ है। भाई बहुत ही खतरनाक। और वो जो पिक्चर थी ना, वो जो मतलब इतना हज़ारों लोगों के सामने एक फेस्टिवल स्टेज पे खड़ा है वो, तो वो मैंने इमेजिन करके ऐसे स्टार्ट किया था।
और वो लास्ट ईयर मेरा मतलब आफ्टर 5 years वो चीज़ पूरी हुई, मतलब मैंने जब परफॉर्म किया और वो जो पिक्चर जो मैंने इमेजिन करी थी वो चीज़ लाइव हुई, तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माय दिस थिंग अभी तक। तो तभी आपने मतलब बेसिकली आपने कॉलेज टाइम में ही डांसिंग को भी एक्सप्लोर करा, हाँ। और डांसिंग के थ्रू आपको परफॉर्मेंस, अगर आपको ये भी समझ आ गया कि भाई मेहनत कर रहा हूँ तो इम्प्रूव तो हो रहा हूँ, हाँ और वहाँ से कहीं ना कहीं डीजिंग का कीड़ा था कि बढ़िया बढ़िया लगता है, जैसे स्टीव एविओके स्टीव एओकी। तो उससे आप इंस्पायर हुए और कहीं ना कहीं वहाँ से लाइक वो चीज़ मिली। हाँ, और प्लस म्यूजिक, डांस जब हम करते थे तो म्यूजिक तो था ही, मतलब म्यूजिक उसमें तो जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ उसमें भी मैचअप्स बनते हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई आर्टिस्ट डिग कर रहे हैं कि कोई अच्छा म्यूजिक आए, वो सब है। प्लस मेरे को ईडीएम, मैं ईडीएम फैन रहा हूँ स्टार्टिंग से, स्क्रिलेक्स वगैरह वो सब, मैं सारे यहाँ ईडीसी इंडिया जब हुआ था तो मैंने वो अटेंड किया था, और वो देख के मैं ऐसे हो गया था कि ओ यार ये क्या चीज़ है, मतलब वो भी एक टर्निंग पॉइंट था जब मैं ईडीसी इंडिया आया था और वो मैंने देखा था, तो वो भी बहुत क्रेजी था। मतलब वहाँ पे इतने सारे आर्टिस्ट, क्या बहुत तगड़ा लाइनअप था, आई थिंक इतना, और इतना वास्ट, इतना बड़ा फेस्टिवल उसके बाद शायद ही यहाँ दिल्ली में कभी हुआ है, तो वो बहुत ही सही था, तो वहाँ से एक अलग इंटरेस्ट था। तो जब आपने लाइक फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अपना बैचलर कर रहे थे आप, हाँ, मैं यहाँ पे बी कॉम कर रहा था। तो वो कंप्लीट हो गई, हाँ उसके बाद आपने मास्टर्स नहीं करी, उसके बाद डीजिंग करी। हाँ हाँ हाँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे अब आप कॉलेज में थे तब नया भी होता है, और पेरेंट्स आपके म्यूजिक बैकग्राउंड से नहीं, कोई मतलब रिलेशन नहीं है तो कि दूर दूर तक। उस जब मान लो आप कॉलेज से बाहर निकले तो क्या पैसे कमा पा रहे थे अपने डीजेइंग से कि मास्टर्स नहीं करनी है, इसी को फुल टाइम करना है? हाँ, तो मतलब स्टार्टिंग में वो चीज़ नहीं थी, जिसमें आपने दो चीज़ पूछी, एक तो घर वालों का जो था, तो मेरे मम्मी पापा ने कभी ऐसा कुछ मना नहीं किया, वो सपोर्ट करते थे। कॉलेज टाइम में तो वैसे भी हम लोग डांस करते थे, तो वो भी देखते थे कि कितनी मेहनत चल रही है, मैं रात रात भर घर पे आ रहा हूँ, सीधा आके सो रहा हूँ, कभी कभी खाना वहीं रखा रह गया, थका हुआ हूँ कि सो गया, तो वो देख रहे थे कि मेहनत चल रही है, और हम लोग जहाँ परफॉर्म करते थे वहाँ प्राइज़ मनी होता था, तो हमने वहाँ से कॉलेज टाइम पे भी पैसे कमाए हैं। तो घर वालों को जब दिखता है कि ये मेहनत करके कुछ कर रहा है तो वो थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। तो वहीं पर वो उन्होंने, जब मैंने उनके सामने ये भी रखा कि मुझे डीजेइंग करनी है, तब भी एज सच उन्होंने मना नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने, जब मैंने आगे चल के कोर्स किया तो उन्होंने ही मतलब पे करा मेरा स्टार्टिंग में कोर्स के लिए और वो सब। बट और इवन मैंने कंट्रोलर लिया, उसके लिए भी डीजे कंट्रोलर लिया सबसे पहले मैंने, तो वही उसके लिए उन्होंने ही सपोर्ट किया, उन्होंने ही पे किया था। और बट मुझे ये पता था कि अगर वो ये हो रहा है तो मैं इससे इतना जनरेट कर सकता हूँ कि मैं मतलब अच्छा मैं भी कर लूँ, और फिर मतलब सॉर्ट हो जाए। मतलब वहाँ पर ये था कि इतना तो मैं कर सकता हूँ, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं मैं सोचा था कि बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है, बट ऑब्वियसली वो बैक ऑफ द माइंड में तो यही था, कर लेंगे, फाड़ लेंगे। हाँ मतलब बैक ऑफ द माइंड में तो यही था कि भाई सीधा टुमारोलैंड जाना है, मतलब ये उस लेवल का वो करना है कि मतलब वो स्टेज चाहिए। बट ये भी था कि हाँ मतलब वो तो आएगा नहीं आएगा, धीरे धीरे देखते हैं, वो तो जहाँ पहुँचना है पहुँच जाएंगे। बट ये था कि थोड़ा बहुत तो कर लेंगे, मतलब इतना तो हो जाएगा, क्योंकि डांस के थ्रू भी हो गया, और यहाँ पर भी मतलब मैं जो एडिट्स वगैरह बनाता था तो मैंने कॉलेज, जैसे अपने कॉलेज के लिए बनाता था तो मैं दूसरे कॉलेज के लिए भी बनाने लग गया था, समझिए। तो उनसे मैं थोड़ा बहुत तो मैंने निकाल लिया था कि मेरे को महीने के इतने पैसे यहाँ से मिल सकते हैं, तो वो चीज़ वहाँ सॉर्ट हो गई। समझ गया। तो बेसिक कॉलेज के बाद आपके अंदर ये थी कि मैं किसी ना किसी तरह इसको क्रैक कर लूँ, और इवेंचुअली आपने कर भी ली। हाँ, मैं स्टार्टिंग में मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वीडियो एडिटिंग करी, तो मैं जब डीजेइंग का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला फेज था, इनफैक्ट सबसे पहले आपने डीजिंग से पैसे कमाया, ग्राफिक डिजाइनिंग एडिटिंग से? ग्राफिक डिज़ाइनिंग एडिटिंग से, हाँ। डीजेइंग के लिए मतलब वो जो मेरा पहला शो था वो जो पेड शो था, पेड मतलब मेरे साथ ऐसा था कि मैंने पहले कंट्रोलर लिया, समझ गया। और मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन सीख लूँगा और मैं कर लूँगा, और मैंने कुछ हद तक कर भी लिया था। बट फिर मेरे को यही पता कि शोज़ कैसे मिलेंगे, तो मैं एक अकेडमी देखता था कि वो लोग उनके स्टूडेंट्स और वो सब शोज़ करते रहते हैं, तो मैंने वहाँ पर वो ज्वाइन करा, और उसके थ्रू मुझे पहला शो मिला किटी सू में 2019 में। तो मैं तो ऐसा हो गया, भाई हो गया मतलब ड्रीम अचीव हो गया, और फिर किटी सू में परफॉर्म किया, बहुत मज़ा आया, वो चीज़ हुई। उसके बाद ये चीज़ स्टार्ट ही हुई थी उसमें, उसके बाद शायद एक और शो हुआ था, तब मेरे को कुछ थोड़े बहुत 2-3 हज़ार रुपये मिले थे एक शो के, और फिर कोविड आ गया था। तो जब वो कोविड आया तो उसके बाद वैसे ही इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बंद हो गई, और तब मैंने फिर ग्राफिक डिज़ाइन में वीडियो एडिटिंग करी, तो वहाँ से एक वो आ गया कि चलो एक सिक्योरिटी भी है मेरे पास, मेरे को अब ये स्किल आती है, तो मैं अगर ये चीज़ नहीं भी चली तो मैं ये कर लूँगा।
मतलब मैं ऐसे सोच रहा था कि एजेंसी बना लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, तो वो चीज़ कि अगर डीजिंग नहीं चली हाँ तो ये भी है, मतलब अब मैंने एक और स्किल ऐड कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम मेरे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं लॉकडाउन में, हाँ और पैसे भी कमाने थे, समझिए। तो मैंने ये करके करा, और उस टाइम ऑनलाइन सब कुछ चल रहा था, तो उससे मैं थोड़े बहुत लॉकडाउन में पैसे भी कमा तो पाया था। कॉलेज के टाइम में जब आप परफॉर्म कर रहे थे, डीजेइंग कर रहे थे, तो तभी इस वाली फील्ड में भी इंटरेस्ट आया था, एडिटिंग में और ग्राफिक डिजाइनिंग में? ये भी थोड़ा थोड़ा हैंड इन हैंड सबके साथ चल रहा था, क्योंकि हम जैसे डांस वीडियोस बनाते हैं तो उसमें वो होता, तो मेरे आसपास के लोग भी यही चीज़ कर रहे थे। समझिए। प्लस ये वीडियो एडिटिंग और उसमें सबसे ज़्यादा इसीलिए आया क्योंकि एक तो मेरे को जो सोसाइटी के जो फ्लायर्स थे, मतलब जो हम कुछ इवेंट कराते हैं, एक रेवअप डांस चैंपियनशिप हम लोग कराते हैं, तो उसके फ्लायर्स वगैरह जो बनाने हैं, अच्छा, उसको प्रमोट करने के लिए हाँ 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 एडिटिंग और वो सब हाँ हाँ हाँ, तो वो मैं कॉलेज डेज में मैं वो थोड़ा बहुत तो वो भी करता था। वीडियो एडिटिंग मैंने मेजरली लॉकडाउन में सीखा। कैनवा वगैरह पे तो मैं स्टार्टिंग से बनाता था, फिर फोटोशॉप भी थोड़ा थोड़ा ऐसे कर करके टेम्पलेट्स डाउनलोड करके उसको एडिट करके ऐसे बनाता ही था, तो वहाँ से वो चीज़ भी आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा कैपिटलाइज करते हैं, वीडियो एडिटिंग मेजरली मेरे काम आया। मेरे जैसे मैं खुद का कोई मिक्स बनाया, तो लॉकडाउन में मैंने 2-3 मैशअप्स और वो सब भी निकाले, तो उसके मैंने वीडियोज एडिट करी थी। तो वो मेरे शायद पहली वीडियो थी जो मैंने एडिट करी थी। अच्छा, तो बेसिकली आपने अपनी डीजिंग स्किल को सपोर्ट करने के लिए जो सॉफ्ट स्किल्स लगती है, हाँ, हाँ, सबसे पहले उसको सीखा। मोनेटाइज करना हाँ, स्टार्ट हाँ, कर दिया हाँ, था आपने वहाँ हाँ, पे? क्योंकि उस टाइम पे डीजिंग था नहीं, क्योंकि कोविड था। अच्छा, कोविड था इसलिए डीजिंग हाँ, टाइम हाँ, पे था नहीं। तो मान लो जब आपने उसको मोनेटाइज कर लिया, काइंड ऑफ वो आपकी काइंड ऑफ एक जॉब सी बन गई जो आप बढ़िया हाँ कर हाँ रहे हाँ, थे। जो मैं वर्क फ्रॉम तो होम चल रहा है उसके मेरा। बाद उस पॉइंट से डीजेइंग को फुल टाइम पे लाने के लिए क्या करा? मतलब फॉर एग्जांपल विशाल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल विशाल अभी एडिटिंग कर रहे हैं, वो एक रैंडम पर्सन है विशाल, और वो चाहते हैं कि यार अब मेरे को फुल टाइम डीजेइंग करनी है, तो वो क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, और आप अपनी लर्निंग से क्या क्या उसको बताना चाहोगे? तो मतलब मैंने ये किया था कि फुल टाइम डीजिंग करने के लिए तुम्हें उतना स्किलफुल होना पड़ेगा सबसे पहले। तो मतलब अगर तुम्हें डीजेइंग से स्किलफुल एक बार एक्सप्लेन करो किस वे में? स्किलफुल इन द सेंस, अगर तुम प्ले कर रहे हो किसी भी क्लब में, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि लोग नाचने चाहिए। ठीक है। कि अगर तुम्हें किसी क्लब में या किसी शादी में या किसी भी इवेंट में अगर तुम वो कर रहे हो, तो तुम अच्छी वाइब बना रहे हो, लोग नाच रहे हैं, लोग खुश हैं, दैट्स योर जॉब, दैट्स अ डीजेज जॉब। और उसके बाद वो किस तरह से और अच्छा है वो एक्सपीरियंस बना सकते हैं, वो फिर जैसे दाल मखनी कोई भी बनाता है, बट एक बहुत बढ़िया शेफ और अच्छी बना सकता है, तो वो वाला सीन है। तो उसको मास्टर करने के लिए वो तुम्हें कैसे तुम प्ले कर रहे हो, क्या तुम्हारा म्यूजिक है, वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ और प्रैक्टिस के साथ आती है। ठीक है। तो वो चीज़ करने के लिए मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे को एक रेजिडेंसी मिल गई थी इम्परफेक्टो में। मैं रेजिडेंट डीजे था। रेजिडेंसी क्या होती है, एक बार एक्सप्लेन करना। रेजिडेंसीज बेसिकली डीजेज या तो फ्रीलांस करते हैं या फिर रेजिडेंट डीजेज होते हैं। तो फ्रीलांस बेसिकली मैं कोई वेन्यू के साथ लॉक्ड इन नहीं हूँ कि मेरे को यहीं पे जाना है। रेजिडेंसी इज़ लाइक अ जॉब, कि मेरे को रोज़ वहाँ 5 दिन 4 दिन जितना भी मेरा वो है, मुझे रोज़ जाना है, मुझे रोज़ वहाँ पे जाके प्ले करना है इतने घंटे से इतने घंटे तक, और उसकी एक फिक्स सैलरी है। समझ गया। तो बेसिकली आप ऐसे टूरिंग शूरिंग नहीं कर रहे हैं, आप एज अ जॉब डेली जाके? हाँ हाँ, वो मेरा एक तरह से ऑफिस हो गया कि मतलब मैं रोज़ जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उसके मुझे पैसे मिल रहे हैं, समझ गया। और मैं आ रहा हूँ। और फ्रीलांसिंग में ये होता है कि मैं अलग अलग वेन्यूज़ पे प्ले कर रहा हूँ, या फिर अलग अलग इवेंट्स, फेस्टिवल्स में, क्लब्स में, वेडिंग्स में, प्राइवेट इवेंट्स में, वो सब उसमें फ्रीलांसिंग में आ सकता है। ऑल्दो जो रेजिडेंट डीजे अगर उसके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, अब उसने क्लब के साथ है, तो वो भी 1-2 शोज़ बीच में पकड़ सकता है बाहर। समझ गया। तो आपने बताया कि अगर किसी को डीजेइंग करनी है तो उसको सबसे पहले आपने बताया कि स्किलफुल होना चाहिए, हाँ, और उसको स्किलफुल होना चाहिए, ऑडियंस को अच्छे से समझना आना चाहिए। उसके लिए आपने बोला कि रेजिडेंसी करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, रेजिडेंसी इज़ एन ऑप्शन कि क्योंकि उसमें तुम रोज़ जा रहे हो वहाँ पर, रोज़ वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो जो तुम्हें, मतलब अगर दिमाग में इमेजिन करा हुआ है कि मैं एक दिन ऐसा प्ले करूँगा और लोग नाच रहे होंगे, फुल फाड़ रहे होंगे, तो वहाँ तक की जर्नी वो तुम सीखोगे उधर। क्योंकि मैं भी जब रेजिडेंसी मैंने स्टार्ट करी थी तो आई वॉज एवरेज, और उसके बाद 1-1.5 साल जितना भी मैंने वो किया तो मेरा हाथ बैठ गया उस पर, और प्लस मैं वाइब समझने लग गया। मैं मतलब मैंने सीख लिया कि क्राउड कैसे रीड करते हैं, कि कब मुझे क्राउड को नीचे लेके जाना है, कब मैं अपने बार सेल्स बढ़वा सकता हूँ, कब मैं लोगों को नचाना है, कब नहीं नचाना। तो वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, वो सब चीज़ें रेजिडेंसी में। प्लस अगर कोई गेस्ट डीजे आता है तो तुम उसको भी देख के सीखते हो। तो सबसे पहले आपने खुद से ही लोगों को रीच आउट करा, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को, और आपने दूसरा बताया कि आपने क्लब्स में रीच आउट करा, और वहाँ पे आपने खुद शो को बुक करा।
नहीं, मेरे खुद के शोज नहीं थे, मतलब स्टार्टिंग में जो था वो तो प्रोमोटर वाली चीज़ थी जिसमें मेरे को लोग लाने थे तो मेरे को शो मिल जाता था। नहीं, हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ, वो प्रोमोटर वाली चीज़ के लिए क्लब में जाके कहाँ किसको बोलते हैं? वो भी इवेंट कंपनीज हैं, मतलब अच्छा। जैसे जैसे सेलेक्ट है वैसे और भी इवेंट कंपनीज हैं जो दिल्ली के और आसपास के और वेन्यूज़ पे, इवन बाहर भी यही होता है, मतलब दिल्ली से बाहर भी यही होता है। तो वो लोग अलग तरह से ऑपरेट करते हैं, तो उनका मतलब दे यूज टू हैव डीजेस एंड उनको प्रमोट भी करना होता था। दे हैव टू गेट पीपल और दे आर पेड अकॉर्डिंग टू व्हाट द नंबर ऑफ पीपल दे आर ब्रिंगिंग इन द क्लब। और इनको क्या एजेंसीज हैं ये? हाँ, यू कैन कॉल देम एन एजेंसी, और वो मतलब ढूंढते कैसे, नेट से, गूगल से? हाँ, मतलब तो इंस्टाग्राम पे सब कुछ मिल जाता है। हाँ, और मतलब तुम जैसे ही इस सर्किट में घुसते हो, जैसे अगर किसी को डीजे बनना है, कोई भी अगर देखेगा कि अगर मैं ढूंढूं कि दिल्ली का बेस्ट क्लब कौन सा है या जो भी है, जैसे कोई भी रैंडमली अगर मेरे सोहो आ गया, जैसे सोहो में मैंने देखा उसके फ्लायर्स देखे कि कौन कौन से नाइट पे कौन कौन से हुए हैं, तो उसमें सबकी कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं। तो मैं उनके पेज पे जाके एक डीएम मुझे ड्रॉप करना है समझ। और मैं उनके साथ, मतलब अगर उनको मेरी प्रोफाइल अच्छी लगी, अगर उनको मेरा म्यूज़िक सही लगा और उनको पोटेंशियल दिख रहा है कि मैं सही फिट हूँ उनके लिए, तो दे विल टेक यू। और मतलब तुम प्रमोट करोगे, इतने लोग लेकर आओगे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें शो मिल जाएगा, जो कि थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल वाली चीज़ है, मतलब मैं इससे ज़्यादा वो नहीं बोलना चाहता, बट ठीक है, एक डीजे जो स्टार्ट कर रहा है उसके लिए ये सबसे आसान तरीका है इस चीज़ में घुसने का। समझ गया। तो फॉर एग्जांपल अगर विशाल एक पर्सन है, उसको स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो अपनी डीजिंग स्किल पे अच्छे से काम करे। ये नहीं कि कंट्रोलर खरीद लिया 2 दिन बाद शो बजाने चला गया। वो अच्छे से पहले अपनी स्किल पे काम कर ले, क्योंकि फिर उन एजेंसीज को भी दिखना चाहिए कि भाई ये बंदे में बात है। एक बार हमने अच्छी से स्किल एक्वायर कर ली, फिर हमें ये देखना है कि बड़े बड़े क्लब्स में जहाँ पर ये इवेंट्स हो रहे हैं, उसको कौन सी एजेंसी या मैनेजमेंट कंपनी ऑर्गेनाइज करवा रही है, और उनको रीच आउट करना है। इनको हम इंस्टाग्राम के थ्रू या गूगल के थ्रू ढूंढ के इनको मैसेज कर सकते हैं। एक बार हमारा ये हो गया, उसके बाद हमें शोज मिलने लगेंगे और हमारा उससे पैसा बन सकता है, चाहे वो स्टार्टिंग में हमें 5-7 हज़ार के कम मिले एज पर जितना हम लोग लाते हैं। उस तरीके से पूरी जर्नी जाएगी, राइट? स्टार्टिंग में तुम्हें उतने पैसे नहीं मिलेंगे, और वो प्रमोशन वाला जो काम होता है वो थोड़ा हेक्टिक होता है, वो थोड़ा वो चीज़ें होती है। तुम अगर तुम्हारे फ्रेंड्स, अगर तुम्हारा वो पीआर है तो यू कैन मेक अ बॉम्ब ऑल्सो, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम पहले शोज से ही बहुत ज़्यादा, अगर तुम्हारी पीआर ऐसी है कि तुम्हारे साथ सीधा 50 लोग आ रहे हैं तो तुम पैसे कमाओगे। और उसी, क्योंकि क्लब्स को भी लोग चाहिए, और दैट्स हाउ एवरीथिंग इज ऑपरेटिंग। तो अगर तुम तो कुछ बेसिकली कुछ वैल्यू दे रहे हो तुम, तो दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट। उसको लेवल अप करने के लिए यू कैन डू अ रेजिडेंसी, जो तुम्हारा स्किल लेवल अप हो जाएगा, और उसके बाद देर आर बिगर कंपनीज और बेटर इवेंट कंपनीज जहाँ पे तुम्हें और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ जो दे सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो मेक अ कंपनी फॉर योर सेल्फ, और मतलब यू कैन गो टू द वेन्यू डायरेक्टली। कर सकते हैं ना वेन्यू पे? सीधा वेन्यू पे चले जाओ कि मेरे पास लोग हैं। हाँ, तो ऐसे ही, मतलब जो काफ़ी सारी ऐसी जो ये वाली कंपनीज हैं, तो वो खुद डीजेज ने ही बनाई हैं, समझ। क्योंकि दे नो हाउ टू मतलब मेक दिस। हाँ हाँ, तो वो पूरा कनेक्ट उनके पास है, मतलब तो वो चीज़ वो भी कर सकते हैं। समझ गया। तो मेरे पास एक और ही ऑप्शन डिफरेंट डायरेक्शंस हैं हमारे पास, हम कहीं भी जा सकते हैं। हाँ हाँ। समझ गया। और लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा कोई डीजे अपनी करियर या अपने जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, तो पेमेंट जो पैसा वो कमाएगा मंथली, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो वो स्टार्ट किस फिगर के अराउंड से कर सकता है? उसने स्किल अच्छी सीख ली है, क्योंकि स्किल तो देखो उसको पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो आपने भी मेहनत करी है, मैंने भी अपने म्यूजिक में मेहनत करी है, हम सब उस पर काम करेंगे तभी हम वैल्यू दे पाएंगे। स्किल पे एक बार टिक लग जाता है, तो मंथली एक पर्सन घर बैठ के, मतलब घर बैठ के नहीं, डीजेइंग करके, तो मंथली एक पर्सन घर डीजेइंग करके कितना लाइक अर्न कर सकता है? इट डिपेंड्स कि तुम कौन से फेज में हो ऑफ योर डीजिंग, और ऑल्सो एक और फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नेटवर्किंग, हु यू नो, और उनको तुम कैसे लगते हो। मतलब इफ़ यू आर अ गुड डीजे और यू नो अ लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री, तो दे माइट गिव यू अ चांस। एंड इफ़ यू आर गिवन अ चांस और तुम वहाँ पे प्रूव कर देते हो कि तुम सच में अच्छे हो, तो वो फिर साइकिल कंटिन्यू होती रहती है एंड यू मेक अ गुड मनी। तो डिपेंड करता है कि आप का मतलब आपकी नेटवर्किंग कैसी है, आपका स्किल कैसा है, और अभी आप कैसे मतलब आप कैसा प्ले करते हो, और क्या आपकी प्लेइंग और वो सब पूरा आपका स्किल क्या है बेसिकली। तो अगर मतलब इट कैन रेंज फ्रॉम 10,000 अ मंथ ठीक है। टू
5 lakhs 10 lakhs इवन मोर, मतलब ऐसे भी डीजेस हैं और काफ़ी लोग हैं, काफ़ी डीजेस हैं जो बहुत अच्छा दे आर अर्निंग इसमें, क्योंकि वो वैल्यू वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं एंड दे नो द राइट पीपल। वो उनका क्लोज सर्कल है, उनके वो फ्रेंड्स हैं, उनके वो क्लाइंट्स हैं जिनको वो लगातार उन्होंने वो खुश करा है उनको उनके शोज़ पे जाके, उनके वेडिंग्स में प्ले करके, तो उससे तो वो काफ़ी बड़ा नंबर है बेसिकली। समझ गया। अब इस पूरी जर्नी में आपने मेरे को एक चीज़ बोली थी जो कि लाइक आई गेस मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, उसके बारे में जानना है मेरे को, कि सबसे पहले ऑडियंस को समझना है, और अगर आप जहाँ पे परफॉर्म करने गए हो तो वहाँ पे आपको जो बजाना है वो तो ठीक है, बट ऑडियंस क्या मांग रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने डीजेइंग वाली, मतलब मैं फुल टाइम डीजे नहीं हूँ बट मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, तो एक बंदे के अंदर होता है कि यार मैं तो सिर्फ ईडीएम में ये बजाता हूँ या फिर मैं तो ये स्पेसिफिक नोटा बजाता हूँ, तो मैं ये नहीं करूँगा। तो मेरा अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को डीजिंग स्टार्ट करनी है तो उसको दिमाग में रखना चाहिए कि भाई मैं तो सिर्फ टेक्नो बजाऊंगा, या फिर उसको हर एक मल्टीपल जॉनरा, फॉर एग्जांपल लोग बहुत बोलते हैं कि बॉलीवुड बजाओ या पंजाबी बजाओ, तो उस चीज़ के ऊपर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? वही, मतलब इसमें सबका पर्सपेक्टिव अलग है, सबके प्रायोरिटीज़ अलग होती है। तो मेरा मानना ये है कि मतलब मैं भी स्टार्टिंग में यही था मेरे को ईडीएम पसंद था, मेरे को हिप हॉप पसंद था, और मैं पूरा, हम लोग जब डांस वाले सीन में थे तो हम लोग हिप हॉप ही ज़्यादा करते, तो मैं भी थोड़ा ऐसा था कि मैं हिप हॉप हूँ, मैं बॉलीवुड बिल्कुल नहीं करूँगा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा मैंने कितने अपने स्टार्टिंग के जितने भी रेजिडेंसी के, मैंने एक वीडियो नहीं बनाई, मैंने जितने भी प्राइवेट इवेंट्स में करे, शोज़ करे हैं, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई ये सोच के कि यार ये नहीं हूँ मैं बॉलीवुड नहीं करना चाहता, ऐसे वो सोच के। बट फिर मैं रियलाइज़ किया ये मतलब इतना कुछ, मतलब इट्स नो बिग डील। मतलब मेरे को डीजेइंग इसलिए पसंद है कि जब मैं प्ले कर रहा होता हूँ और वो जो रिएक्शंस मिलते हैं सामने से, वो जब लोग चिल्लाते हैं, जब लोग नाच रहे होते हैं उनके, वो मतलब नेक्स्ट लेवल एनर्जी मिलती है। तो वो फिर उस पर डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारा, मतलब ऑब्वियसली अगर मेरा भी फेवरेट गाना हो तो मैं शायद थोड़ा ज़्यादा हाइप में होऊंगा, ज़्यादा नाच रहा हूँगा। बट अगर वो बॉलीवुड और या कोई वो भी है तो, और प्लस मैंने इतना पहले से दिमाग में बना रखा था कि बॉलीवुड तो अच्छे गाने भी मैं अच्छा नहीं ये तो अच्छा है ही नहीं ऐसे होता था। तो वो मेरी सोच, मतलब वो मेरी थिंकिंग गलत थी। फिर मैंने उसको उस पर्सपेक्टिव से हटा के जब देखा तो मुझे भी बॉलीवुड अच्छा लगने लग गया, मुझे सही लगा। प्लस आप इंडिया में हो तो अगर आपको थोड़ा बहुत पैसे का देखना है तो इफ़ यू आर अ बॉलीवुड डीजे तो यू कैन मेक गुड मनी। मतलब तुम स्पेशली वेडिंग्स वगैरह और प्राइवेट इवेंट्स में, इवन बहुत बड़े बड़े डीजेस भी अगर वेडिंग्स प्ले कर रहे हैं तो दे आर गेटिंग पेड मोस्टली, मतलब मोस्ट इन द वेडिंग्स ओनली। मतलब इवन इफ वो बहुत बड़े क्लब्स में और बहुत रफ आइडिया कितना, एक रफ आइडिया वो तो हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है। मतलब अब उसमें भी सेम चीज़ है, अगर मैंने वेडिंग्स करी हैं जिसमें मेरे को 5,000 रुपये मिले थे, और इवन अपने फ्रेंड की वेडिंग करी है अगर उसमें करी है तो 2-3 हज़ार रुपये लेके भी करी है। लेकिन और फिर उसके बाद ऐसे भी होते हैं जिसमें 6 फिगर्स में होता है, और होता है मतलब सही। और जितने अच्छी तुम्हारी प्रोफाइल है, जितना ज़्यादा तुम एक्सपीरियंसड हो, जो सेलिब्रिटी इतने बॉलीवुड वगैरह उन सबकी शादियाँ होती हैं, तो मार्केट बहुत बड़ा है, देयर आर एन नंबर ऑफ डीजेस। और मैं खुद रोज़ एक ऐसे क्रेजी वेडिंग डीजेस डिस्कवर करता हूँ, और वो स्किलफुल भी है, उनको पता है 4-5 घंटे कैसे करना है, वो भी एक अलग स्किल है। वो एक बार तुम्हें आ जाती है, उसके बाद तो तुम्हारा फिर ऐसे हो जाता है कि खेलना है बस। हाँ, बट वो भी तुम्हें आनी चाहिए। तो वो वेडिंग डीजेस भी बढ़िया कमा सकते हैं, और मतलब काफ़ी, मतलब वो नंबर काफ़ी अच्छा जा सकता है। तो मतलब अगर मान लो जैसे अभी काफ़ी सारे लोग हमें देख रहे होंगे जिसमें से कोई अभी स्कूल में होगा, जैसे मेरे मॉम डैड मेरे को काफ़ी बोलते थे कि भाई क्या करेगा म्यूजिक, बाद में लाइक शादी में गाने बजाएगा। बट आई फील अब मुझे लगता है कि अगर कोई भी लाइक वो शादी में भी प्ले करता है इजीली, वो मंथ में इजीली लाख, अच्छे स्किल आराम से, लाख तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, बहुत कम बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि वो नंबर्स लाखों में चले जाते हैं। तो आई गेस मेरा भी ये पॉइंट रहेगा कि अगर अच्छे से अपनी स्किल को एक्वायर कर लिया जाए, राइट लोग मिल जाए, तो अगर वेडिंग में भी बजाना हो ना तो भाई बंदा बजाएगा, क्योंकि उससे रेवेन्यू इतना बन रहा होगा। मैं पहले सोचता था कि वेडिंग्स, यार मैं कोई वेडिंग डीजे हूँ, मतलब कि शादी वाला डीजे थोड़ी ना हूँ मैं, लोग क्या सोचेंगे
मैंने इसीलिए स्टार्टिंग के कोई भी प्राइवेट इवेंट्स और शादी वादी की वीडियो आज तक बनाई नहीं। मेरे को 2-3 साल बाद रियलाइज हुआ यार कि ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट उतनी लैविश वेडिंग से नहीं किया होगा, कुछ ऐसे नॉर्मल वेडिंग्स होगी, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी गांव के उसमें जा रहा हूँ और वो से कर रहा हूँ, तो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई वो है। और इनफैक्ट वो भी एक चीज़ अपना कर ही रहे हैं। तो मतलब पहले मेरी सोच वो काफ़ी अलग थी, बट फिर मैंने खुद रियलाइज़ किया यार मैं बहुत मतलब अलग सोचता था ये, मतलब। और अब वेडिंग्स इतनी कूल हो गई है ना, मतलब अब उनको वैसे भी एकदम टिपिकल वेडिंग डीजे किसी को नहीं चाहिए। अब सबको अपनी बढ़िया शादी करनी है, उसको उस पर प्रॉपर रेव करनी है लोगों को। लोग और कितने कितने सारे ऐसे, और मतलब रोज़ शादियाँ होती हैं ऑलमोस्ट, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो मतलब ऐसे वेडिंग डीजेस हैं जो ऑलमोस्ट रोज़ बुकड है, वो सब कर रहे हैं, और वो चीज़ें कूल हैं अब। और वो कूल पहले भी थी, बट वो रियलाइज़ नहीं हो रहा था। पहले मैं ऐसा सोचता था, बट फिर उसके बाद अब मैं अब मैं जब जाता हूँ इतने बढ़िया बढ़िया वेन्यूज़ में। अभी मैं एक वेडिंग में थाईलैंड में प्ले करके आया, तो मेरे को तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी कि मैं घूम पा रहा हूँ। मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो मैं घूम भी पा रहा हूँ। और वहाँ पर इतना बढ़िया सेटअप था, सब कुछ, सारे स्टेजेस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे थे। कितने सारे कैसी ऐसी ऐसी शादियाँ होती हैं जिसमें लिटरली वो म्यूज़िक फेस्टिवल वाले स्टेजेस होते हैं। अब इतने अच्छे अच्छे वेन्यूज़ हैं दिल्ली में, इनफैक्ट बाहर भी, और जो 5 स्टार होटल्स और उन सब में जितनी भी वेडिंग्स होती हैं, वो टॉप नॉच वहाँ पर प्रोडक्शन और टॉप नॉच सेट होता है। वो लगता ही नहीं कि वो तुम वेडिंग में हो, वो ऐसा लगता है एक फेस्टिवल चल रहा है। और लोगों को भी वही चाहिए, लोग भी उसी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, और वही म्यूज़िक। मतलब अब ज़रूरी नहीं है कि तुम मतलब कितने सारे टेक्नो आर्टिस्ट और वो सब भी बुक होते हैं अब शादियों के लिए। कितने सारे हिप हॉप डीजेज और कितने एनआरआईज हैं, उन लोगों को नहीं चाहिए बॉलीवुड वगैरह। तो हिप हॉप वगैरह भी ऐसा भी हो रहा है, बट एट द सेम टाइम 90, ये मतलब कम में होता है, 90% में बॉलीवुड, अगर उनको कोई और म्यूजिक भी चाहिए तो बॉलीवुड पंजाबी भी चाहिए होता है। तो 90% में बॉलीवुड पंजाबी चाहिए होता है। जॉनरा भी तो बोले थे बॉली टेक, है ना? हाँ, बॉली टेक अब बॉलीवुड और हाउस टेक्नो, टेक हाउस, इवन बॉली, एफ्रो हाउस, और वो सबको मिक्स करके बेसिकली दो ऑडियंस को, जो टेक्नो वाली ऑडियंस थी और जो बॉलीवुड वाली ऑडियंस थी, उनको मिक्स कर दिया है। तो ये लोग भी खुश हो जाते हैं, ये लोग भी खुश हो जाते हैं। लोग ड्रॉप्स पे पूरा ग्रूव करते हैं, और जो वोकल्स होते हैं बॉलीवुड हिंदी वोकल्स होते हैं, उस पर गा रहे होते हैं, वाइब कर रहे होते हैं। तो वो काइंड ऑफ एक बैलेंस आ गया है, और वो स्पेशली बहुत ज़्यादा डिमांड में अब वेडिंग्स और प्राइवेट इवेंट्स में। समझ गया। अब मेरे मेरे दिमाग में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जब अपना प्रोडक्शन की जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मैंने मार्टिन गैरिक्स को देखा था। और वो डीजिंग था, मतलब डीजिंग करता था। और मैंने बहुत बार देखा कि बहुत सारे डीजेस को अपने करियर में म्यूजिक प्रोडक्शन को ऐड करना उनको एक प्लस पॉइंट देता है। 100%। क्योंकि जितने भी हार्डवेयर हैं, ये सारे डीजिंग फॉर श्योर ये इतनी अच्छी नहीं करते जितनी ये प्रोडक्शन करते, क्योंकि इनका जोन थोड़ा अलग है। बट एक डीजे के लिए म्यूजिक प्रोडक्शन को सीखना वो कितना इंपॉर्टेंट है उस पे, और वो क्यों है? वो 100% इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लेवल अप करना है, यू कैन ऑल्सो नॉट डू इट एंड सर्वाइव एंड ऑल्सो मेक गुड मनी, मतलब बढ़िया भी कर सकते हो, बट तुम्हें फिर डीजेइंग में उस लेवल पे जाना होगा। और उतने तुम्हारे नेटवर्क, मतलब वो हर चीज़ का वो आ जाता है। अब तुम कर रहे हो तो वो एक अलग बात है, बट मोस्टली यही है कि अगर तुम प्रोडक्शन नहीं करोगे, इफ़ यू आर नॉट मेकिंग your own music, if you are not performing your own songs, तो मतलब वही सेम सॉन्ग्स बाकी भी लोग भी कर रहे हैं, तुम्हारे में क्या डिफरेंट है? तो प्रोडक्शन में दो चीज़ें हैं। एक तो एज अ डीजे मेरे पास कस्टम एडिट्स हैं, और मेरे पास मैशअप्स हैं, और वो सब है। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस मेरे सेट को बनाता है। प्लस मेरी डिगिंग भी इसमें काम आ जाती है कि मैंने ऐसे ऐसे गाने ढूंढ रखे हैं। तो वो एक अलग पार्ट है। बट जो मेजर पार्ट है दैट इज़ मतलब हैविंग माई ओन सॉन्ग्स। मेरा सॉन्ग जितना प्रमोट कर सकता है मेरे को, उतना कोई और नहीं कर सकता। मतलब अगर आज मैंने कोई गाना डाला और गलती से वो वायरल हो गया, तो आई एम डन मेरा जॉब डन है, मतलब एटलीस्ट फॉर अ वाइल। और वो ऑब्वियस है कि मतलब मेरे को बार बार अच्छा काम दिखाना पड़ेगा, डालना ही होगा। एंड वो चीज़ होगी ऑब्वियसली, अगर तुम अच्छा हो तो वो आगे भी हो जाएगी। तो प्रोडक्शन से तुम वहाँ मतलब नेक्स्ट लेवल उस पर पहुँच सकते हो। इफ़ यू वांट टू टूर द वर्ल्ड, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जैसे कि इंडो वेयर हाउस, उन लोगों ने भी सिमिलर चीज़ करी। बॉलीटेक और इंडो हाउस, ये सब वहीं से आया, मतलब वहाँ से आया नहीं। इनफैक्ट उन्होंने उस चीज़ को ब्रांड करके और उनको उस चीज़ को दिखाकर और उसको बहुत कूल बना दिया और बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। प्लस
काफ़ी लोगों के लिए बहुत चीज़ नहीं थी। देयर वर ऑल्सो सम प्रोड्यूसर जो उससे पहले से भी कर रहे थे, जो मैशअप्स बना रहे थे हाउस म्यूज़िक के साथ, टेक्नो के साथ। तो बट उन लोगों ने जब वो चीज़ करी तो वो और ज़्यादा कूल और ज़्यादा मतलब इतनी फैल गई, और मतलब उनकी वजह से वो एक अलग से एक वेव आ गई। तो अब वो वेव चल रही है फुल पावर इंडिया में, और हर क्लब में ऑलमोस्ट, मतलब जो भी कमर्शियल स्पेस में जो क्लब्स हैं वहाँ पे चल रहा है बॉलीटेक। और अब इवन कितने सारे आर्टिस्ट हैं उनको समझ आ रहा है वो जो इंडियन इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से उनका कितना वो हो रहा है। तो कितने सारे ऐसे गाने हैं जो ओरिजिनल्स उनके हैं बट उसमें हिंदी वोकल्स हैं। इवन स्क्रिलिक्स का भी अभी कितने गाने आए हैं जिसमें 2-3 गाने हैं जिसमें हाँ इंडियन हिंदी वोकल्स हैं और वो हैं। तो स्क्रिलिक्स कर रहे हो तो तो मतलब वो वी आर मेकिंग सम नॉइस, मतलब वो वाली चीज़ है। तो वो बॉलीटेक वहाँ पर, और वही चीज़ क्लब्स में भी डिमांडेड है और वेडिंग्स में भी डिमांडेड है, तो दैट वर्क्स परफेक्टली वेल। तो बेसिकली म्यूजिक प्रोडक्शन लाइक अगर एक डीजे सीख लेता है हाँ, तो फिर वो ये सब चीज़ें वो ऐड ऑन हो जाएंगी। और मतलब ही इज़ इंडो हेराउस अगर देखें, ही इज़ टूरिंग द वर्ल्ड, मतलब तो वो उसके प्रोडक्शन और उसके गानों की वजह से हुआ है। समझ गया। तो लाइक जब आपने हमसे म्यूजिक प्रोडक्शन का पूरा कोर्स करा, हाँ तो एक तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरा, साथ ही साथ आपने उस म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्स में जो भी चीज़ें सीखी, अब ऑफ कोर्स आप डीजे पहले हो, म्यूजिक प्रोड्यूसर बाद में हो, हाँ। तो उस पूरे स्किल को आपने कहाँ यूज़ करा और किस तरीके से आप लाइक उसको यूज़ कर पा रहे हो अपनी? जो मेरे काम अभी आ रहा है दैट इज़ वही जो मेरे मैशअप्स हैं, जो मैं मैशअप्स बना पा रहा हूँ। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अगर कोई मैशअप बना रहा हूँ तो इट वुड साउंड गुड, और वो स्केल में होगा, मतलब सबसे पहले तो वही होता है। तो बेसिकली मैशअप क्या है? मैशअप्स बेसिकली 2 गाने, इसके तुमने इंस्ट्रूमेंटल लिया, इसके वोकल्स लिए और तू जोड़ दिया। अगर कोई हिंदी गाना ले लो, कोई पंजाबी गाना ले लो, पंजाबी इस गाने का म्यूज़िक और इस गाने के जो वर्ड्स, जो वोकल्स हैं, वो तुम इसके ऊपर डाल दोगे तो इट्स कॉल्ड अ मैशअप। तो और यू कैन ऑल्सो मेक रीमिक्सेस, बूटलेग्स। तो बूटलेग्स बेसिकली अनऑफिशियल रीमिक्सेस होते हैं, तो वो तुम अपना खुद का ड्रॉप क्रिएट कर सकते हो कोई भी गाने से। तो मैशअप्स, रीमिक्सेस, एडिट्स होते हैं। तो मुझे पता है अगर ये वाला कोई गाना है, नया गाना है, बट वो क्लब फ्रेंडली नहीं है, मतलब वो क्लब में बजाने के लिए उसकी वाइब उतनी अच्छी नहीं है, या फिर उसके बीच में एक बहुत बड़ा ऐसे ब्रेक डाउन आ रहा है जहाँ पे मुझे पता है एनर्जी लो चली जाएगी। तो वो मैं अपने एडिट्स काट के, मतलब मैं वो कर सकता हूँ कि मुझे ये डालना है इससे पहले वो, ताकि मैं मेरे मिक्सिंग जब मैं जिस तरह से गाने डाल रहा हूँ प्लस एनर्जी में मेंटेन करके रखूँ कि कुछ नीचे नहीं गया। और बीइंग अ टर्न टेबलिस्ट तो मैं स्क्रैच वगैरह कर सकता हूँ, आई कैन प्ले विद द हॉट क्यूज एंड ऑल। तो मैं एक यहाँ पे एक्पेला रेडी, मतलब जो गाना है Vocal. उसमें से मैं सिर्फ वोकल्स रखे हैं स्टार्टिंग में, ताकि मैं जब मिक्स कर रहा हूँ तो मैं उस पर खेल सकूं और फिर मैं ट्रांजिशन करूं। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत डिफरेंट कर देती है तुम्हें बाकी डीजे से। एक अगर मेरा सेट सुनोगे तो वो यहाँ पे थोड़ा सा अलग लगेगा तुम्हें बाकी डीजेस के उससे। तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत काम आता है, प्लस मैं कॉन्फिडेंटली ये चीज़ कर सकता हूँ। ऑल्दो ओरिजिनल्स में अभी मेरा फोकस है कि मैं उस पर भी कुछ गाने जल्दी से निकालूं और फिर और थोड़ा कंटेंट क्रिएशन का इसमें लाइक हेल्प करता है? हाँ 100%। इसमें वही अब ये जितनी भी स्किल्स और जितने भी उस लेवल की बात है, उसके साथ साथ तुम्हें अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जिसके पास भी तुम जाओगे, जिसको भी तुम रीच आउट कर रहे हो, वो तुम्हें यही देख रहा है कि तुम क्या करते हो, और उसको सबसे पहले जज करने का आजकल सिर्फ इंस्टाग्राम, तुम्हारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और वो सभी आता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है जिसपे तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारा काम देख सकता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शोकेस। प्लस तुम अगर रेगुलरली कंटेंट डालते हो तो तुम रहते हो मार्केट में, तुम्हें लोगों को पता रहता है कि अच्छा ये डीजे Exist करता है। हाँ ये बंदा एग्जिस्ट करता है। उसके दिमाग में उसका कोई दोस्त, उसके किसी की भी कोई कुछ इवेंट होगा या कुछ भी होगा तो उसको याद होगा कि भाई उसकी मैंने रील देखी थी या अगर किसी को आजकल लोग बुक कर रहे हैं अगर डीजेस, तो वो भी सर्च करते हैं कि कौन वो कर रहा है, कौन ट्रेंड कर रहा है। और अगर इसको क्लब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी डीजेस जो बुक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉलोअर्स, तो उसके पीछे बेसिक मैथ्स है कि अगर उसके फॉलोअर्स हैं, अगर उसके फैंस हैं, तो उसके फैंस आएंगे, स्पेंड करेंगे, पे करेंगे, तो दैट्स हाउ द क्लब विल रन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस इट इज़ आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अभी म्यूज़िक के साथ साथ
क्योंकि अगर सिर्फ म्यूजिक भी निकालोगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम उसको मार्केट नहीं कर रहे हो, अगर वो या तो वो ऐसा गाना हो कि उसने तुमने बस डाल दिया और किसी ने डिस्कवर करके वो भी शायद कहीं पे शेयर करेगा, कि आजकल तो क्योंकि आजकल तो सिर्फ यही है, मतलब तुम अगर किसी के साथ गाना शेयर कर रहे हो तो वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही कर रहे हो, और कोई तो तरीका ही नहीं है, या व्हाट्सएप पे भी करोगे तो कितना ही हो जाएगा। बट तुम अगर कहीं पे कुछ डालते हो तो उससे उसी से ही तुम्हारा आगे बेसिकली वो गाड़ी तुम्हारी वहीं से चलेगी, वो तुम्हारा पेट्रोल है। क्योंकि जैसे हम लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर अगर मैं ये बोलूँ कि मैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कंटेंट नहीं डाल रहा और मैं डाल रहा हूँ, तो भाई मैं फॉर श्योर डालना चूज़ करूँगा, क्योंकि हमारी पूरी गाड़ी उसके थ्रू चलती है। और लाइक एड स्पेंड करना, बड़े किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर पे जाना, मतलब वो चीज़ें हो सकता है दूसरों के लिए काम करे, बट आई फील आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन, चाहे आपकी कंपनी है, चाहे आप डीजे हो, चाहे आप म्यूजिशियन हो, चाहे आप गिटार बजाते हो, जो भी स्किल है उसको आप लोगों को दिखा के फॉलोअर गेन कर सकते हो। और फॉलोअर गेन से कई लोग ये बोलते हैं आजकल नंबर का गेम हो गया ये और वो, बट आई फील कि नंबर का गेम इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉलोअर आपके तभी बनेंगे ऑर्गेनिक, अगर वो ऑर्गेनिक या पेड और आर्टिफिशियल नहीं है तो, कि आप पे कुछ ऐसा है कि वो लोगों को खींच के लेके अगर तुम कुछ वैल्यू दे रहे हो, कुछ एंटरटेन कर रहे हो, अगर तुम्हारा म्यूजिक अच्छा है, तुम्हारे सेट्स अच्छे हैं, अगर तुम ट्रिक्स कर रहे हो, अगर ट्रिक्स भी कर रहे हो तुम उस पे कंसोल पे, तुम ऐसी ट्रांजिशंस कर रहे हो, मतलब वो बेसिकली तुम दिखा रहे हो कि एंटरटेन कर रहे हो या फिर कुछ वैल्यू दे रहे हो। कुछ काफ़ी लोग ऐसे कंटेंट, डीजे से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं जिसमें हम लोग ट्रैक्स मेंशन करते हैं कि ये ट्रैक्स ट्रेंडिंग है, तो वो भी वैल्यू ही प्रोवाइड हो रही है एक तरह से। मतलब आजकल लोग प्लेलिस्ट भी इंस्टाग्राम से ढूंढ रहे हैं कि कौन से गाने ट्रेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे मतलब वो एक तरह से वैल्यू ही ऐड हो रही है, समझिए। और इट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और वही है कि काफ़ी सारे डीजे ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं रेजिडेंट डीजे हूँ तो मैं ज़रूरी नहीं है मैं करूँ, अगर मैं वहाँ से सॉर्टेड हूँ, मुझे जाना है, अपने इतने पैसे आ रहे हैं, मैं सॉर्टेड हूँ अपने लाइफ में, मुझे और नहीं करना, तो वो भी ठीक है, वो उनके लिए सही है, वो नहीं करेंगे। बट अगर किसी को कंटिन्यूसली ग्रो करना है तो वो दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू डू इट अलॉन्ग विद योर म्यूज़िक। और अदरवाइज़ या तो तुम इतने अच्छे तुम्हारे नेटवर्क्स हैं कि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है कि तुम्हें बस लोग बुलाएंगे, तो वो भी हो सकता है, बट फिर यू हैव टू एक्सेल इन दैट ऑल्सो। तो या तो नेटवर्क बना लो या फिर कंटेंट बना लो। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, फिर हम समाप्त करते हैं कि दो ऐसी चीज़ें जिस पे आप काम कर रहे हो अपने आप को बेटर बनाने के लिए फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में आप अपने आप को बेटर एक वर्जन क्रिएट करना चाहते हो, और अभी उन दो चीज़ों पे आप फोकस करो या फिर करना चाहते हो कि ये दो चीज़ें मेरे को अभी करनी है जिससे मैं अपना इनकम, अपना लाइफस्टाइल, अपना ब्रांड और बड़ा बना पाऊँ, तो ऐसी कौन सी दो चीज़ें होंगी? आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो मैं थोड़ा सा, मतलब मैं इसमें मैंने काफ़ी काम किया है एंड आई एम गेटिंग बेटर एट इट। मैं इतना ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता था, बिल्कुल मतलब मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप्स बंदा हूँ, तो उतना मैं नहीं करता था, तो अब मैं काफ़ी हो गया हूँ आई थिंक। और वो आई थिंक थोड़ा टाइम के बाद ना अपने आप भी आने लग जाता है। पहले अब मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, मैंने कुछ उखाड़ा है तो मैं इसलिए मैं अब किसी के सामने बात करने लायक हो सकता हूँ, मुझे लगता है ये है। मतलब ऑल्दो मैं थोड़ा, हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा सोचता हूँ, ज़रूरी नहीं है तुम ऐसे मतलब ऐसे ही सोशलाइज कर सकते हो, मतलब तुम कर सकते हो कभी भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ अपने आप को प्रूव करना होगा, तो बट हाँ कॉन्फिडेंस मिल जाता है ना। हाँ, कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अगर तुमने कुछ कर रहा है तो फिर अंदर से आ जाता है कि हाँ ठीक है भाई हूँ। क्योंकि मैं भी जब मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं था, अभी भी मैं थोड़ा बहुत वैसा हूँ, और स्टार्टिंग में कभी किसी से मिलना होता तो बहुत डर था भाई क्या होगा ये, बट अब ये होता है कि चलो एक हल्का सा तो लगता है, बट पीछे है कि भाई इतना कुछ कर भी रखा है, तो और अगला बंदा को मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने ये सब करा हुआ है, तो वो एक काइंड ऑफ एक डर हट जाता है। और आई गेस वो डर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तुम ये चीज करते रहते हो, चाहे वो डीजिंग हो, चाहे वो म्यूजिक प्रोडक्शन, चाहे वो सिंगिंग, वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वो डेवलप करता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। तो गाइस, अगर आप भी मैक्स की तरह सीखना चाहते हो कि एक ट्रैक को किस तरीके से प्रोड्यूस करा जाता है, मिक्सिंग मास्टरिंग क्या होती है, म्यूजिक थ्योरी और रिकॉर्डिंग किस तरीके से करी जाती है, तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स, जिसके अंदर हम आपको 1-on-1 पढ़ाते हैं किस तरीके से इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा जाता है। और ऑलरेडी हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हो तो फटाफट से हमारी वेबसाइट पर जाओ और इस फॉर्म को फिल करो।